अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, टुडेज आवर टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज। हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना है एक ऐसी सरफेस में से जो कि स्फीयर है और उसमें हम लोग चार्ज के थ्रू मतलब अपना इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, उसमें एक प्लस क्यू चार्ज है। अब सबसे पहले ये मैथमेटिकली फॉर्म है, पैराग्राफ की फॉर्म में आपको आपकी बुक में सब कुछ बताया होगा जो मैं आपको अभी बता रही हूँ। ये आप जस्ट वहाँ पे रीड आउट कर लीजिएगा। ये आपको सॉल्व आउट करके दिखाना था, डेट्स वाई ये हम लोगों ने मैथमेटिकल फॉर्म में आपको ये सब कुछ बताया है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी एरिया में से पास आउट होती हैं तो नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स लास्ट लेक्चर में बता दिया गया था कि क्या होता है ई डॉट ए। ठीक है, ई डॉट ए का क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। ई क्या है? हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। ए क्या है? हमारे पास एरिया है। ओके, अब हमारे पास ये जो रिलेशन है हम लोगों ने फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक क्लोज सरफेस में से। जो क्लोज सरफेस हमारे पास है वो क्या है? स्फीयर की फॉर्म में है, एक बॉल की फॉर्म में है। ये जो रिलेशन है ये स्फीयर के लिए यूज नहीं होता है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इस स्फीयर जो हमारे पास एक सरफेस हमें दी हुई है इसको हम लोग क्या करेंगे, स्मॉल पैचेस में चेंज कर लेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने पैच एक फ्लैट पैच ले लिया है, यहाँ से एक फ्लैट पैच ले लिया कि मैं इसका फाइंड आउट करूंगी तो मुझे यह पूरी सरफेस का क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट हो जाएगा। अब ये स्मॉल पैच जो मैंने लिया है इसको हम लोग ये रिलेशन इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, डेल A1 और इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। फ्लैट पैच ले लिया कि मैं इसका फाइंड आउट करूंगी तो मुझे यह पूरी सरफेस का क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट हो जाएगा। अब ये स्मॉल पैच जो मैंने लिया है इसको हम लोग ये रिलेशन इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, डेल A1 और इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो डेल A वेक्टर फॉर्म। ठीक है, और इसका जो नॉर्मल होगा वो क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर पे ड्रा होगा। जो इस हमारे पास पैच का नॉर्मल होगा वो इसका क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। अच्छा जी, टोटल सरफेस ऑफ द स्फीयर इज डिवाइडेड इनटू द स्मॉल पैचेस हैविंग मैग्नीट्यूड। अब हमारे पास जितनी भी स्फीयर थी उसको हम लोगों ने, जो स्फीयर हमारे पास सरफेस है इसको हम लोगों ने स्मॉल पैचेस में चेंज कर दिया है, जो कि हमारे पास क्या है, डेल A1, डेल A2, डेल A3 अप टू डेल AN। ठीक है, अब हमारे पास आते हैं वेक्टर एरियाज। अगर हमने इनके वेक्टर एरियाज को ड्रा करना है तो वो हमारे पास क्या होंगे, डेल A1, डेल A2, डेल A3 अप टू डेल AN। ठीक है, अब देखें कि इन एरिया में से जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी गुजर रही है वो हमारे पास क्या होगी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ द वेक्टर एरियाज। मतलब इन एरियाज वेक्टर के सेंटर में जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगी उसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं E1, E2, E3 एंड अप टू EN तक। ओके, अब यहाँ से जो हमारे पास है कि डेल A1 एरिया जो है उसमें से जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड पास आउट होगी वो क्या होगी, E1 होगी। डेल A2 से जो इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगी वो क्या होगी, E2 होगी। डेल A3 से जो पास आउट होगी पैच से वो क्या होगी, E3 होगी। और डेल AN से जो होगी सो अप टू EN होगी। ठीक है, अब जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है जो हमारे पास गुजरेगी इस स्मॉल पैच में से वो भी इसके क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी और नॉर्मल के क्या होगी, वो पैरेलल होगी। ठीक है, अब जो हमारे पास थीटा उसका बनेगा वो पैरेलल, दोनों नॉर्मल के पैरेलल है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो गुजर रही है तो उसका थीटा जो होगा वो 0 के इक्वल होगा। cos 0 1 होता है तो हमारे पास फाई क्या आ जाएगा, E डॉट A। ठीक है, अगर हम लोगों ने थ्रू आउट द सरफेस फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो हम लोग क्या करेंगे, उसको स्मॉल पैचेस में से हर पैच का इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे और फिर उसको क्या कर देंगे, सम अप कर लेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू आउट द सरफेस इज इक्वल टू phi1, phi2, phi3 एंड सो ऑन phi और इलेक्ट्रिक फील्ड, यही इलेक्ट्रिक फील्ड फिर उसके बाद हम लोग इसका रिलेशन करेंगे E1 डॉट डेल A1 प्लस E2 डॉट डेल A2, इसी तरह सो ऑन ये चलता रहेगा। ठीक है, अब देखिए कि हमारे पास एज अ डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया इज सेम फॉर ईच पाथ फॉर देयरफॉर एंगल बिटवीन देम विल बी 0। अब देखें कि हमारे पास हर पैच में से इलेक्ट्रिक फील्ड जो गुजर रही है वो सेम एंगल से गुजर रही है। ठीक है, वो दोनों क्या है, नॉर्मल के पैरेलल है। तो अब वो कह रही है कि हमारे पास जो थीटा बनेगा वो हर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया जो है हमारे पास उसका क्या होगा, सेम ही होगा, मतलब cos 0 होगा। तो हम लोग सिंपल इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, E1 डेल A1, E2 डेल A2, E3 डेल A3 एंड सो ऑन। ठीक है, अब हमारे पास है ड्यू टू स्फेरिकल सिमेट्री। अब सिमेट्री सरफेस है, स्फेरिकल सिमेट्री सरफेस है, हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो सेम आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, E1, E2, E3 सो ऑन EN किसके इक्वल कर देंगे, E के इक्वल कर देंगे। और आपको पता है कि हमारे पास सिमेट्री सरफेस की जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसका रिलेशन क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q का स्क्वायर, Q ओवर स्क्वायर। ठीक है,
अब यहाँ पर क्या है कि हमारे पास जो वेक्टर एरिया है वो तो डिफरेंट आएगा, लेकिन हमारे पास मतलब फुल पैचेस के लिए अलग अलग हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं आएगा, क्योंकि उसमें हमारे पास जो एंगल बन रहा है वो सेम बन रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग क्या कर लेंगे, हम लोग सेपरेट कर लेंगे और हमारे पास टोटल एरिया ऑफ द स्फीयर क्या आ जाएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा, उसको कॉमन ले लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारे पास क्या है, 1/4πε Q/r का स्क्वायर, और इसी तरह हमारे पास टोटल एरिया जो स्फीयर का होता है वो एज यू नो कि हमारे पास क्या होता है 4πr²। यहाँ पर पाई पाई से कैंसिल आउट हो गया, r² से कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास जो बाकी बचता है वो क्या है 4π से कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब हमारे पास जो बचता है वो क्या है φE = Q/ε। ठीक है, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनता है टोटल हमारे पास जो भी सरफेस है दी हुई। ठीक है, वो सिमेट्री है, हमने सिमेट्री को स्मॉल पैचेस में कन्वर्ट किया, फिर उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट किया थ्रू द होल सरफेस, क्या आया हमारे पास Q/ε। अब लास्ट में जो हमारा कंक्लूजन निकलता है वो यही निकलता है कि हमारे पास किसी भी तरह की शेप हो वो उसकी डिपेंड नहीं करती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू उस पर डिपेंड नहीं करती है कि हमारे पास कौन सी शेप में दिया गया है चार्ज जिसकी हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे कंक्लूजन निकल टोटल फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस डज नॉट डिपेंड अपॉन द शेप और ज्योमेट्री ऑफ द क्लोज सरफेस। ठीक है, ये ज्योमेट्री पे डिपेंड नहीं करती फ्लक्स की वैल्यू, इट डिपेंड्स अपॉन द मीडियम एंड द चार्ज इनक्लोज बाय इट। ये डिपेंड किस पे करती है, मीडियम पर या चार्ज पर जो कि इसके अंदर इनक्लोज होता है। ठीक है, हेंस ये आपका टॉपिक है। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। इसकी फर्दर जो आपको डिटेल है, डिटेल तो नहीं लेकिन ट्रांसलेशन जिस चीज़ की आपको करके बता दी गई है उसको आप रीड आउट कर लें अपनी बुक से, और आप लोगों के पास मैथमेटिकल फॉर्म ये सारी दी हुई है। अल्लाह हाफिज़।